आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बीए प्रथम सेमेस्टर के हिंदी विषय के प्राचीन एवं भक्तिकालीन काव्य में आदिकाल की पृष्ठभूमि को समझेंगे। जैसा कि आदिकाल वीर गाथा काल के नाम से ही स्पष्ट होता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार संवत 1050 से और 1375 तक जो काल रहा है उसकी पृष्ठभूमि कैसी रही होगी, तो इसको हम विभाजित करके समझेंगे। सबसे पहला है साहित्यिक पृष्ठभूमि, अर्थात आदिकाल की जो साहित्यिक पृष्ठभूमि रही होगी वो कैसी रही होगी, क्योंकि किसी भी युग के साहित्य के जो मूल्य हैं उसके अपने समाज की जो वास्तविकता होती है उसी से प्रमाणित होते हैं। अर्थात कोई भी साहित्यकार है या कोई भी कवि अथवा लेखक है वह उसी विषय को लिखता है जो उसके समय में उसके आसपास घटनाएं घटी हो। और यही कारण है कि साहित्य के सामाजिक मूल्य और उसकी कलात्मक व्याख्या को पूर्णतः समाज की गतिविधियों के द्वारा ही लिखा जाता है। इसलिए साहित्य के सत्ता, समाज, आर्थिक गतिविधियों और धार्मिक विचार इत्यादि का पूरा लेखा जोखा साहित्य में मिल जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को संवत 1050 से 1375 तक माना है। अनेक विद्वानों ने इसके कालक्रम को अपने अपने अनुसार बताया और इसके नाम का विभाजन भी अपने अपने अनुसार किया। लेकिन आदिकाल का साहित्य देखा जाए तो अधिकतर वीर रस ही उसमें देखने को मिलता है, अर्थात उसमें वीरस की प्रधानता दिखेगी और डिंगल पिंगल का प्रयोग, जो भाषाएं थी अपभ्रंश से ही उत्पन्न हुई थी, तो उसमें ब्रिज और राजस्थानी जब मिश्रित हो जाती है तो वो डिंगल पिंगल कहलाती है। तो इस तरह से उस समय डिंगल पिंगल का प्रयोग हुआ और वीरस की ही प्रधान रचनाओं को और वीर रस प्रधान रचनाओं को रचा गया। आदिकाल का साहित्य रासो साहित्य के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि उसमें वीर रस की कविताएं ही या वीर रस का काव्य ही लिखा गया, वीर रस के ही ग्रंथ लिखे गए। और इतिहास बताता है कि हिंदी साहित्य के जो आदिकाल का समय है उत्तर भारत का, उसकी दशा तो अत्यंत दयनीय रही है। हिंदी साहित्य के इतिहास में यह एक ऐसा समय था जब केंद्रीय सत्ता का ही पतन हो चुका था। और यदि हम इतिहास को देखें तो जो सम्राट हर्षवर्धन थे उनकी मृत्यु के बाद संपूर्ण जो राष्ट्र था वो छोटे छोटे राज्यों में बढ़ चुका था। और इस युग में राजा अपने वैयक्तिक लाभों के लिए, अपने वैयक्तिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए युद्ध करते थे। और इस काल में सबसे अधिक साहित्य रचना राजस्थान में हुई। इस कारण साहित्य की भाषा डिंगल पिंगल ही रही। यदि हम रासो ग्रंथ को भी देखें तो उनमें आश्रय गाथाओं की गाथाओं का ही अत्यधिक वर्णन किया गया है और जितने भी वीर गाथे हुई हैं उनको हम रासो ग्रंथ के नाम से ही जानते हैं, जिसमें कि जो प्रमुख या प्रसिद्ध ग्रंथ है वो है पृथ्वीराज रासो। वह है पृथ्वीराज रासो जो कि चंद्रवरदायी द्वारा रचा गया है। राजनीतिक पृष्ठभूमि, राजनीतिक पृष्ठभूमि का यदि हम अध्ययन करते हैं तो आप देखेंगे कि यह काल अस्त व्यस्तता का काल और ग्रह कलह का काल रहा है। एक ओर विदेशी आक्रमण हो रहे थे, दूसरी ओर राजाओं और सामंतों की आपसी फूट थी। इस कारण देश खोखला हो रहा था। पृथ्वीराज की पराजय के साथ ही भारत में विदेशी साम्राज्य की नींव पड़ चुकी थी। मोहम्मद गोरी ने अपने राज्य का विस्तार किया, धीरे धीरे मुस्लिम साम्राज्य की पताका को संपूर्ण उत्तर भारत में फहरा दिया। तो हम कह सकते हैं कि जो राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है वह ग्रह कलह का युग रहा है और जो हिंदू राजा थे वे आपस में ही कलह कर रहे थे, आपस में ही लड़ रहे थे। पृथ्वीराज चौहान की पराजय से ही मुस्लिम साम्राज्य की नींव पड़ चुकी थी। सामाजिक पृष्ठभूमि की बात करें
तो किसी भी देश की राजनीतिक और धार्मिक परिस्थितियों का उसकी सामाजिक परिस्थितियों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जिस समय देश की धार्मिक और राजनीतिक परिस्थितियां बहुत ही शोचनीय थी, उस समय उच्च सामाजिकता की आशा हम नहीं कर सकते। तो उस समय की जो सामाजिक परिस्थितियां थी, बहुत ही वर्ण व्यवस्था, अर्थात पूरा समाज वर्णों में बटा हुआ था, जिसके फलस्वरूप छुआछूत था, पूरा समाज रूढ़िग्रस्त था और क्षत्रिय प्रधान था, क्योंकि क्षत्रिय का कार्य ही युद्ध करना होता था। स्त्रियों की दशा की बात करें तो स्त्रियों की बहुत ही दयनीय दशा थी। हिंदू समाज में बहिष्कृत लोग फिर से अपना धर्म नहीं अपना सकते थे और सामंतों की वीरता का दम्भ बहुत ही अधिक रहता था। स्त्रियां अपने पति की चिता पर जौहर करने में किसी भी प्रकार का संकोच नहीं करती थी। उस समय स्त्रियों को समाज में अधिक सम्मान नहीं मिलता था, बल्कि उन्हें भोग विलास की सामग्री ही समझा जाता था। धार्मिक पृष्ठभूमि, यदि हम धार्मिक पृष्ठभूमि की बात करें, जिसके अंतर्गत हम समझेंगे कि उस समय अराजकता थी, बौद्ध धर्म का विभाजन हो चुका था, तंत्र मंत्र की परंपरा थी और आडंबर थे और आश्रयदाताओं का ही गुणगान किया जाता था। इस युग में धर्म के क्षेत्र में बहुत ही अराजकता थी। उत्तर भारत में ब्राह्मण धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म की प्रधानता थी और बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में अनेक बुराइयों का प्रवेश हो चुका था। बौद्ध धर्म अनेक शाखाओं में बढ़ चुका था। हीनयान, महायान, वज्रयान, सहजयान, मंत्रयान आदि विचित्र कर्मकांड प्रधान संप्रदाय हो गए थे। बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा ने भ्रष्टाचार को बहुत अधिक बढ़ावा दिया, जिसमें कि चमत्कार का प्रदर्शन दिखाया जाता था और जो भोली भाली जनता थी उसको बेवकूफ बनाया जाता था या उसे ठगा जाता था। तो इस युग में धर्म की आड़ में अधर्म का पोषण हो रहा है। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, यदि हम सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की बात करें कि आदिकाल की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि कैसी थी, तो जो हिंदू मुस्लिम संस्कृति थी उसका पारस्परिक आदान प्रदान हो रहा था और मुस्लिम संस्कृति का प्रभाव भी। यह काल राजनीतिक अराजकता एवं बाहरी आक्रमण का युग था। इस युग में मुख्यतः महमूद गजनबी, मोहम्मद गोरी इत्यादि ने आक्रमण किए और मुसलमानों ने धीरे धीरे हमारे देश के एक बहुत बड़े भूभाग पर अधिकार कर लिया। उन्होंने संगीत, वास्तुकला, गणित, आयुर्वेद इत्यादि का भी अध्ययन किया। सांस्कृतिक दृष्टि से मुसलमान हिंदुओं पर विजय न पा सके, बल्कि वे स्वयं भारतीय रंग में रंग गए। कुछ विद्वान इस काल को हिंदू मुसलमान संस्कृतियों का मिलन काल भी कहते हैं। हिंदू संस्कृति पर भी धीरे धीरे मुस्लिम संस्कृति का प्रभाव दिखने लगा था और भारत में प्रचलित मुख्य मेले, त्योहार, वेशभूषा, आहार विहार या मनोरंजन इत्यादि पर भी मुस्लिम संस्कृति का प्रभाव दिखने लगा। तो इस प्रकार आज हमने इस वीडियो के माध्यम से समझा कि आदिकाल की जो पृष्ठभूमि रही वह कैसी थी और आदिकाल को समझने के लिए सबसे पहले हमें उसकी पृष्ठभूमि को जानना अनिवार्य है।